ये स्टोरी है एक ऐसे स्कैंडल की जो 1980s के आखिर में इंडिया के पॉलिटिक्स को हिला दिया था। नाम था सैंड किड्स केस। यह एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें वीपी सिंह, जो उस टाइम राजीव गांधी के अगेंस्ट अपोजिशन लीडर बन चुके थे, उनकी इमेज को खराब करने की फुल प्लानिंग की गई थी। वीपी सिंह को मिस्टर क्लीन कहते थे क्योंकि उन्होंने बोफोर्स स्कैम में राजीव गांधी को चैलेंज किया था। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा अगर उनकी रेपुटेशन पर दाग लगाया जाए तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद दिवेश। तो आज हम जानेंगे कि कैसे उस टाइम के कांग्रेस लीडर्स ने एक ईमानदार नेता की छवि खराब करने की कोशिश की थी लोगों के नजर में, लेकिन बाद में सच सबके सामने आ गया था। लीडर का नाम था वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा लाते हैं आपके लिए ऐसी ही स्टोरीज जो आपसे मिस ना हो। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दिल्ली की राजनीति में 1986 के टाइम में एक नाम बहुत उभर रहा था, वीपी सिंह। एक टॉल सीरियस फेस वाला आदमी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजीव गांधी की गवर्नमेंट है। उनका नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था, लेकिन सब उन्हें वीपी बोलते थे। वह राजाओं की फैमिली से थे, इलाहाबाद के, लेकिन पॉलिटिक्स में आए तो करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई शुरू कर दी। मैं देश को साफ करना चाहता हूं, उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। इसी बीच जब सब सही चल रहा था तो उस टाइम के अपोजिशन लीडर्स ने बोफोर्स डेज में हुए घोटाले की बात उठाई और आरोप ये लगाया कि जो आर्म्स इंडिया के लिए स्वीडन से खरीदे गए हैं उनमें पैसों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जब ये बात वीपी सिंह के कानों तक आई तो वीपी सिंह ने इसे इन्वेस्टिगेट करने की डिमांड की, लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें इग्नोर कर दिया और उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर से हटाकर डिफेंस मिनिस्टर बना दिया कि ये मुद्दा को दबाया जा सके। अब वीपी सिंह को लगने लगा कि अफवाहों में सच्चाई है, इसलिए फाइनली वीपी सिंह ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया राजीव गांधी गवर्नमेंट से और बोला अगर करप्शन है तो मैं इस गवर्नमेंट में नहीं रह सकता। ये न्यूज बॉम्ब की तरह पटी। मीडिया में हेडलाइंस थी वीपी सिंह क्विट्स ओवर बोफोर्स। अपोजिशन पार्टीज ने उन्हें हीरो बना दिया। उसके बाद वीपी सिंह ने अपना एक मोर्चा बनाया जिसका नाम रखा गया जनता दल। ये वही जनता दल है जो बाद में टूटकर दो नई पार्टी बनी, जो आज बिहार के दो मेजर पार्टीज है, राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव की पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है। जब वीपी सिंह ने अपना एक नया पार्टी बना लिया तो उन्होंने जन आंदोलन किया और लोगों को मोबिलाइज किया राजीव गांधी के अगेंस्ट अपने रैलीज में। वीपी सिंह की इमेज थी एक ऑनेस्ट लीडर की जो सिस्टम से लड़ रहे थे, लेकिन राजीव गांधी के कैंप में यह सब पसंद नहीं आ रहा था। उनके एडवाइजर्स सोच रहे थे इसे रोकना पड़ेगा, अगर यह पीएम बन गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे और बोफोर्स की जांच में हम सब फंस जाएंगे, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के नजदीक थे और जिस तरह से लोगों के बीच में गवर्नमेंट के खिलाफ बोफोर्स घोटाले के लिए गुस्सा था और वीपी सिंह की रैलीज में लोगों का हुजूम आ रहा था, उससे सबको लग रहा था कि भारत के अगले प्रधानमंत्री तो वीपी सिंह ही बनेंगे। तो वीपी सिंह की इमेज खराब करने के लिए राजीव गांधी के एडवाइजर्स ने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई। इस कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड था चंद्रस्वामी। यह एक गॉडमैन था, मतलब कि एक तांत्रिक जो पावरफुल लोगों से बहुत क्लोज था और राजीव गांधी का बहुत खास, जो कि व्हाइट धोती पहनकर घूमता, लॉन्ग बियर्ड और आईज में एक मिस्टीरियस लुक। चंद्रस्वामी का भी एक एडवाइजर था जिसका नाम था के एन अग्रवाल, जिसको लोग मामा जी के नाम से जानते थे। चंद्रस्वामी के पास इंटरनेशनल कनेक्शंस थे, जैसे कि आर्म डीलर्स फिक्सर्स। एक था लैरी जे कोल्ब, अदनान खशोगी का सन इन लॉ, जिसके लिंक सीआईए से थे। सीआईए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे अपने इंडिया में रॉ है। इस कहानी में एक और कैरेक्टर था जो कि बहुत ही मेन कैरेक्टर है, जॉर्ज मैकलीन, जो कि सैंड किट्स आइलैंड पर फर्स्ट ट्रस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर था। अब ये सैंड किट क्या है इसको समझते हैं। यह कैरेबियन वाटर्स में एक छोटा सा आइलैंड है जो टैक्स हेवन के नाम से भी मशहूर है, जहां अमीर लोग अपने पैसे या ब्लैक मनी को छुपाते हैं और इस बैंक में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि पैसे का सोर्स क्या है। जैसे अभी के टाइम में स्विस बैंक है, ठीक वैसे ही उस टाइम में सैंड किट आइलैंड हुआ करता था ब्लैक मनी छुपाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद चंद्रस्वामी ने एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि सैंड किट आइलैंड पे फर्स्ट ट्रस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एक फेक अकाउंट बनाया जाए वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह के नाम पे और बेनिफिशियरी में वीपी सिंह का नाम दिखाओ और अमाउंट थी $21 मिलियन, जो उस टाइम 35 करोड़ की अमाउंट थी। और प्लान था कि फेक पेपर को मीडिया में लीक करो और वीपी सिंह की इमेज बर्बाद करो। अब एक रात चंद्रस्वामी के आश्रम में एक मीटिंग होती है और प्लान बनाया जाता है वीपी सिंह की इमेज खराब करने की। चंद्रस्वामी अपने खास आदमी के एन अग्रवाल यानी मामा जी से कहता है एक काम करना है, वीपी को गिराना है, और उन्होंने पूरा प्लान समझाया कि कैसे करना है। एक फेक डॉक्यूमेंट्स अकाउंट दिखाना है सैंड किट आइलैंड पर वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह के नाम पर, जिसमें 35 करोड़ की डिटेल शो करना है और फिर बाद में उसे मीडिया में लीक करके वीपी के खिलाफ यूज करना है, जिससे लोगों का ट्रस्ट कम हो वीपी पर। मामा जी ने हाँ में सर हिलाया, जी गुरुजी हो जाएगा, लैरी को बोलता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स को फर्ज करेगा। लैरी कोल्ब अमेरिका में बैठा था, फोन पर बात हुई दोनों के बीच, लेकिन लैरी ने कहा चंद्रा दिस इज रिस्की बट फॉर द राइट प्राइस आई विल डू इट। चंद्रस्वामी ने पैसे का ऑफर किया,
फिर डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, फेक ट्रस्ट डीड, बैंक स्टेटमेंट, अजय सिंह का पासपोर्ट डिटेल को यूज किया जो के तिवारी ने दिया क्योंकि वो राजीव गांधी गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, स्टेट फॉर एक्सटर्नल मिनिस्टर्स के, और उनके पास पासपोर्ट की पूरी डिटेल्स थी। उस पासपोर्ट से अजय सिंह के साइन भी फर्ज किए गए फेक, जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स पर शो हुई थी सैंड किट्स डॉक्यूमेंट में। बीपी और अजय ने कभी सैंड किट्स विजिट नहीं किया था, लेकिन पेपर्स पे साइन दिखा दिए गए। अजय सिंह बीपी सिंह के बेटे सिटी बैंक में काम करते थे यूएस में, और ये दोनों बाप बेटे को इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चंद्रस्वामी ने राजीव गांधी के क्लोज लोगों को भी इन्वॉल्व किया, जैसे पीवी नरसिम्हा राव जो उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर थे। राव साहब बाद में इंडिया के पीएम भी बने। उन्होंने एलिजिडली हेल्प की इन टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू इंडियन काउंसिल इन न्यूयॉर्क थ्रू आर.के. राय। फर्ज एफिडेविट्स बनाए गए, नोटरी से साइन करवाए। फिर एक और मीटिंग बुलाई गई जिसमें मामा जी ने लैरी से कहा मेक इट लुक रियल, नो मिस्टेक्स। लैरी ने कहा डन, नाउ लीक इट टू प्रेस। प्लान ये था कि पहले फॉरेन पेपर में स्टोरी छपे, फिर इंडिया में पिकअप किया जाए। अब यहाँ से शुरुआत हुई बीपी सिंह की इमेज को खराब करने की। जब मार्च 1989 में पहली रूमर्स थी, कुछ इंडियन न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई कि अजय के पास सैंड किट्स में अकाउंट है। यह एक अर्ली लीक था फुल स्टोरी से पहले। फिर 20 अगस्त 1989 को कुवैत सिटी में अरब टाइम्स न्यूज़पेपर ने एक फ्रंट पेज पर एक स्टोरी छापी, इंडियन लीडर सन हैज सीक्रेट अकाउंट इन सैंड किट्स, अमाउंट 21 मिलियन। डिटेल्स में अजय सिंह ने बैंक अकाउंट खोला और बेनिफिशियरी में बीपी सिंह का नाम था और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच थे जो फर्स्ट ट्रस्ट डीड, बैंक स्टेटमेंट जो चंद्रस्वामी के द्वारा प्लांटेड थे। फिर इंडिया में भी यह बॉम्ब फटा। 26 अगस्त 1989 को इंडियन एक्सप्रेस ने भी अरब टाइम्स से न्यूज पिकअप किया और छापा, वीपी सिंह लिंक टू मनी लॉन्ड्रिंग। कांग्रेस एमपीज ने पार्लियामेंट में शोर करना शुरू कर दिया। वीपी सिंह खुद को मिस्टर क्लीन कहते हैं, ये तो स्विस अकाउंट वाला करप्ट है। राजीव गांधी के चेहरे पर भी स्माइल थी, लेकिन वो ऑफिशियली कुछ नहीं बोले। उनके मिनिस्टर के तिवारी ने प्रेस से कहा देखो अपोजिशन के लीडर भी साफ नहीं है, कितने करप्ट है। देख लो बेटे के नाम पर 35 करोड़ जमा करवा रखा है फॉरेन बैंक्स में। इन सब से बीपी सिंह का रिएक्शन बिल्कुल स्टेबल था क्योंकि वो समझ रहे थे कि यह सब उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही। उनके दिल्ली वाले ऑफिस में फोन बज रहा था नॉन स्टॉप। अजय ने पेपर्स देखे तो उसने कहा डैड ये झूठ है, मैं कभी वहां गया ही नहीं। बीपी ने फिर अपने बेटे को समझाया और कहा बेटा मैं जानता हूँ ये साजिश है, राजीव गांधी के लोग ये सब कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले मुझे बदनाम करना चाहते हैं कि कहीं मैं इलेक्शन जीत ना जाऊँ तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। फिर बीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा ये डॉक्यूमेंट्स फर्ज्ड है, मैं चैलेंज करता हूं गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करो, अगर सच हुआ तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। फिर गवर्नमेंट ने भी ड्रामा किया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को भेजा जांच करने के लिए। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर एपी नांडे जो कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे, वो यूएस और सैंड किट्स गए, वहां मैकलिन से मिले और मैकलिन ने उन्हें फेक रिकॉर्ड्स दिखाए। लेकिन नांडे को डाउट हुआ, यह सिग्नेचर्स मैच नहीं कर रहे थे। उन्होंने सोचा और रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में लिखा डॉक्यूमेंट्स आर डाउटफुल, परहैप्स फेक। फिर 9 अक्टूबर 1989 को एपी नांडे ने रिपोर्ट सबमिट की और कैबिनेट मिनिस्टर एडुआर्डो पेलिरियो ने 11 अक्टूबर को राज्यसभा में टेबल किया, फिर 13 अक्टूबर को लोकसभा में। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट को ट्विस्ट करके पेश किया जिससे वीपी पर शक हो। अब पार्लियामेंट में हंगामा शुरू हो गया। अपोजिशन ने बोला यह बाइस्ड है, फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे डिफेंड किया। मीडिया और टीवी में डिबेट्स चालू हो गए। उस टाइम दूरदर्शन और न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स लिखे गए कि क्या वीपी क्लीन इमेज का मुखौटा है या वो करप्ट है। वीपी की रैलीज में भी इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ, लोग कंफ्यूज हुए। एक रैली में वीपी ने बोला यह मेरा टेस्ट है, सच बाहर आएगा, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इधर चंद्रस्वामी के आश्रम में सेलिब्रेशन चल रही थी। मामा जी प्लान इज वर्किंग, वीपी इज डाउन, लैरी ने फोन पर कहा, नो ट्रेसेस टू अस। लेकिन इसी बीच एक ट्विस्ट आता है। इस केस में इंडिया एब्रोड न्यूज सर्विस IANS की रिपोर्टर लिन हुडसन सैंड किट्स गई। वहां उसने लोकल से बात की, बैंक को चेक किया और स्टोरी छापी, सैंड किट्स क्लेम्स फैब्रिकेटेड। यह आर्टिकल ने बहुत हेल्प की बीपी को। फिर इसी बीच नवंबर 1989 में इलेक्शंस आ गए जिसमें राजीव गांधी की कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार गई। बीपी सिंह पीएम बन गए कोलिशन गवर्नमेंट में। जब बीपी सिंह ओथ ले रहे थे पीएम की तो उन्होंने जनता को एड्रेस करते हुए बोला यह जीत सच की है और इस केस में जिसने भी कॉन्स्पिरेसी की है वो बचेगा नहीं। फिर 2 दिसंबर 1989 को बीपी सिंह ने ऑर्डर दिया सीबीआई को, सैंड किट्स फर्जरी इन्वेस्टिगेट करो थॉरोली। फिर मई 1919 में FIR रजिस्टर हुई अगेंस्ट अननोन पर्सन। फिर नेम्स ऐड किए गए ईडी डायरेक्टर KL वर्मा, नांडे, चंद्रस्वामी, मामाजी, लैरी कोल, मैकलिन और बाद में PV नरसिम्हा राव और तिवारी के। अब सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर NK सिंह ने इस केस को लीड किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट सीज किए, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवाया। एक्सपर्ट्स बोले सिग्नेचर फर्ज्ड है, अजय और वीपी के नहीं है। विटनेसेस इंट्रोगेट हुए। बिजनेसमैन SC नाहता ने कन्फेस किया, मुझे इन्वॉल्व किया
आर.के. धवन और सतीश शर्मा के नेम्स आए स्टेटमेंट में। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वीपी सिंह की गवर्नमेंट जो 2 दिसंबर 1989 को बनी थी, एग्जैक्ट 11 महीने बाद 10 नवंबर 1990 को गिर गई। यह मंडल कमीशन रिपोर्ट इंप्लीमेंट करने के कारण हुआ। ओबीसी रिजर्वेशंस पे बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया और चंद्रशेखर जनता दल के ही एक लीडर जिन्होंने जनता दल को तोड़कर राजीव गांधी की कांग्रेस के सपोर्ट से नई गवर्नमेंट बना ली। अब पावर कांग्रेस के पास वापस आ गई और सैंड किस केस का पूरा खेल पलट गया। अब नवंबर 1990 में वीपी सिंह पीएम नहीं रहे, चंद्रशेखर पीएम बने। चंद्रशेखर की माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी सिर्फ 60 एमपीज, लेकिन कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट दिया। मतलब राजीव गांधी के लोग अब इनडायरेक्टली पावर में थे। सैंड किट्स केस की सीबीआई प्रोब अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होते ही प्रेशर शुरू हो गया। कांग्रेस के लीडर्स जो खुद केस में इन्वॉल्व थे अब सीबीआई पे कंट्रोल कर रहे थे। एनके सिंह को तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। वह बोल रहे थे कि यह पॉलिटिकल प्रेशर है, मैं केस को एक्सपोज करने वाला था इसलिए मैं ट्रांसफर कर दिया गया। उनके जगह एक वीक ऑफिसर आया और प्रोब की स्पीड 0 हो गई। इसी बीच राजीव गांधी की 23 मई 1991 को हत्या हो गई, जिससे कांग्रेस ने सिंपैथी बेब पे 1991 का इलेक्शन जीत लिया। पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने और यह सबसे बड़ा ट्विस्ट था क्योंकि राव साहब खुद सैंड केस में एक्यूज थे। क्योंकि सीबीआई के शुरुआती फाइंडिंग्स में उनका नाम आया था क्योंकि वह 1989 में फॉरेन मिनिस्टर थे और एलिजिडली उन्होंने इंडियन काउंसिल इन न्यूयॉर्क आर.के. राय को डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने का ऑर्डर दिया था। अब पीएम खुद एक्यूज था तो केस को दबाना नेचुरल था। सीबीआई को बार बार डायरेक्शंस आने लगे, जल्दी मत करो, एविडेंस कलेक्ट करो, लेकिन चार्जशीट मत डालो। एपी नांडे ईडी ऑफिसर जिसने सैंड किट्स जाके रिपोर्ट लिखी थी, उनकी 1995 में मिस्टीरियस डेथ हो गई। ऑफिशियल कॉज था हार्ट अटैक, लेकिन उनकी फैमिली ने कहा यह मर्डर है। उन्हें थ्रेटन किया गया था। नांडे की रिपोर्ट में लिखा था कि डॉक्यूमेंट्स फर्ज्ड है, लेकिन राव गवर्नमेंट ने उसको फाइल में डाल दिया। 1993 से लेकर 1996 तक केस जिंदा तो रही, लेकिन जैसे कोमा में हो। केस बहुत ही स्लो जा रही थी। सीबीआई ने कुछ विटनेसेस रिकॉर्ड किए, जैसे बिजनेसमैन एससी नहाता ने कॉन्फेस किया कि चंद्रस्वामी ने उनको इन्वॉल्व किया था और आर.के. धवन राजीव के पीए और सतीश शर्मा के नाम भी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुए। फिर 1996 में एक नई सरकार आई, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, जिसमें देवेगौड़ा पीएम बन, जो कांग्रेस के बाहर से सपोर्ट पे थे। इस गवर्नमेंट ने सीबीआई को फ्री हैंड दिया। अगस्त 1996 में सीबीआई ने अटॉर्नी जनरल जी रामास्वामी से ओपिनियन लिया और बोला पीवी नरसिम्हा राव के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन सेक्शन दो। फिर 26 सितंबर 1996 को चार्जशीट डाल दी गई। सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट में चार्जशीट फाइल की अगेंस्ट पीवी नरसिम्हा राव, एक्स पीएम चंद्रस्वामी, मामाजी के.एन. अग्रवाल, के तिवारी, एक्स मिनिस्टर। चार्जेस लगाया गया सेक्शन 120B आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 465 आईपीसी फर्जरी, सेक्शन 471 आईपीसी फर्जरी डॉक्यूमेंट्स को रियल जैसा यूज करना। यह इंडिया के इतिहास में पहली बार था कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का क्रिमिनल चार्जशीट में नाम डाला गया। फिर 4 अक्टूबर 1996 को नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट ने नरसिम्हा राव के अगेंस्ट जारी किया। राव ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, लेकिन 9 अक्टूबर 1996 को सुबह 6 बजे सीबीआई टीम उनके घर पहुंची। नरसिम्हा राव को अरेस्ट किया गया, सिर्फ 2 घंटे के लिए, फिर बेल पर छोड़ दिया गया। लेकिन फोटो नेशनल टीवी पर आई एक्स पीएम हैंड्सकप में। बाद में क्लैरिफाई हुआ हैंड्सकप नहीं थे, लेकिन इमेज डैमेज हो गए। अब 1997 में कोर्ट ड्रामा शुरू। स्पेशल जज अजीत भंडारे के सामने ट्रायल शुरू हुआ। पीयूसीएल पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने पिटीशन डाली आर.के. धवन और सतीश शर्मा को भी एक्यूज बनाओ, जिसे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। जून 1997 में जज ने नरसिम्हा राव और तिवारी को डिस्चार्ज कर दिया। बोला डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टांसियल। श्री चंद्रस्वामी और मामाजी पे चार्जेस फ्रेम हुए। ट्रायल 28 जुलाई 1997 से शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान वीपी सिंह ने मई 2001 में कोर्ट में टेस्टिमोनी दी। यह मेरी इमेज खराब करने की साजिश थी। मैं और अजय कभी सैंड किट्स नहीं गए। अजय ने फरवरी 2001 में विटनेस बॉक्स में कहा मेरे पास फॉरेन अकाउंट्स हैं ही नहीं, ये सब झूठ है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर केशव मिश्रा ने एविडेंस दिया। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट दी, कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन 3 बड़े विटनेसेस मर गए। जॉर्ज मैकलिन 1990s में डेथ, एपी नांडे 1995, मामाजी अगस्त 2004 में कैंसर से उनका भी डेथ हो गया। लैरी कॉब तो यूएस में था, जहां से एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल नहीं था। फिर 25 अक्टूबर 2004 को इस केस की फाइनल जजमेंट आई, जिसमें चंद्रस्वामी एक्यूटेड हो गया। स्पेशल जज दिनेश दयाल ने बोला प्रोसिक्यूशन कॉन्स्पिरेसी का पूरा चैन प्रूव नहीं कर पाई, की विटनेसेस मर गए, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, चंद्रस्वामी को एक्यूट किया जा रहा है। केस ऑफिशियली क्लोज हो गई। कोई भी कन्विक्टेड नहीं हुआ, न राव, न चंद्रस्वामी, न कोई और अंत में वीपी सिंह ने न्यूज में बाइट दी, जनता को एड्रेस करते हुए कि आखिर में सच की जीत हुई। कांग्रेस सरकार ने मेरी इमेज खराब करने के लिए ये सब किया था। और थोड़े दुखी मन से बोला कि जस्टिस आधा ही मिला क्योंकि वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स छूट गए। हम कोर्ट में उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि बीच बीच में कांग्रेस सरकार ने एविडेंस भी गायब कर दिए जब भी वो सत्ता में आए थे।
इस केस ने दिखाया कि जब पावरफुल लोग इन्वॉल्व हो तो सीबीआई भी कुछ नहीं कर सकती है। तो ये थी पूरी कहानी सैंड किड्स फर्जरी स्कैम की, जिसमें कि ईमानदार नेता की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अंत में सच की जीत हुई, वो लोग एक्सपोज हुए। तो फिर मिलते हैं कल किसी और कहानी में एक अनटोल्ड ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।